द फ्लैश ऑफ द टॉर्च, टॉर्च का जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश लाइट, जो ये फ्लैश, कोबरा, टॉर्च ना होता है, टॉर्च जैसे यही देखो टॉर्च है, तो इसका फ्लैश लाइट ये होगा, ये फ्लैश लाइट कहलाएगा। तो ये जो टॉर्च की जो फ्लैश लाइट है इसके बारे में बात कर रहा है। टॉर्च की फ्लैश लाइट, कोबरा, कोबरा को क्या किया, कोबरा, हम सारे विकल्प को ढूंढना पड़ेगा। एक्सपोज, ध्यान दीजिएगा सारे विकल्प पर। एक्सपोज मतलब होते हैं रहस्य उजागर करना। एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सपोज मतलब होते हैं रहस्य उजागर करना। रहस्य उजागर करना मतलब कह सकते हैं कि शो समथिंग हाइड, छुपी हुई वस्तु को हम बाहर निकालेंगे तो सो अथी एक्सपोज कहलाएगा। एक्सपोज जो होते किसी का रहस्य उजागर करना, भंडा फोड़ कर देना, एक्सपोज कहलाता है। यदि हम बोल रहे हैं और मेरा दांत ही ठीठी करके निकल रहा, आप देख रहे हैं, तो ये भी एक्सपोज ही कहलाएगा। ठीक। डिस्प्ले, डिस्प्ले तो होते ये बड़ा डिस्प्ले है, देख रहे हैं, ये बड़ा डिस्प्ले है। डिस्प्ले भी होते हैं, शो का साइनो होते हैं, दिखाना, दर्शाना, शो का साइनो देता है। और डिस्क्लोज, डिस्क्लोज जो होता है वो उजागर करना, इंफॉर्मेशन देना, खासकर किसी सूचना, गुप्त सूचना को उजागर करना डिस्क्लोज कहलाता है। गुप्त सूचना को उजागर करना डिस्क्लोज कहलाएगा। और रिवील जो होता है, गुप्त वस्तु को उजागर करना, रिवील कहलाता है। गुप्त वस्तु को उजागर करना, रिवील होते हैं, गुप्त वस्तु को उजागर करना रिवील होते हैं। रिवील, गुप्त वस्तु को उजागर करना रिवील कहलाता है। हम इन सारे चीज को हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। देखिए, इन सारे बात को हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन को। पहला, फर्स्ट आपको लिखा हुआ एक्सपोज के बारे में हम जानते हैं। पहले हम जानते हैं एक्सपोज के बारे में। देखिए लिखा हुआ है एक्सपोज, एक्सपोज के बारे में पहले हम जानते हैं। तो एक्सपोज जो होता है, एक्सपोज के बाद तो हेडिंग लगाएंगे एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। देखिए सभी का एक एक वर्ड मीनिंग हम खुद अपने हाथों से लिख कर बता रहा हूं। एक्सपोज मीन्स होते हैं रहस्य उजागर करना, मतलब शो समथिंग हिडन होते हैं। किसी वस्तु को, गुप्त वस्तु को उजागर करना, बल्कि रहस्य उजागर करने के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोज का यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, ही स्माइल्ड सडनली। देखिएगा, ही स्माइल्ड सडनली, वह एकाएक हंसा, वह अचानक उसे हंसी आया। एक्सपोजिंग अ सेट ऑफ अमेजिंग व्हाइट टीथ, लिखा हुआ है एक्सपोजिंग अ सेट ऑफ अमेजिंग व्हाइट टीथ। इसका कहने का मतलब हुआ कि वो एकाएक हंसा, अचानक हंसी आ गया, तो क्या हुआ, उसका जितने दांत था ना, व्हाइट टीथ सब दिख दिया, सब जना गया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक्सपोज का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, एक्सपोज का। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, माई जॉब एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा काम, माई जॉब एज जर्नलिस्ट, पत्रकारिता के तौर पर मेरा जॉब इज टू एक्सपोज द ट्रूथ, सच्चाई को उजागर करना है। एक्सपोज द ट्रूथ, सच को उजागर करना भी हम एक्सपोज का यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, एकदम लाजवाब होगा। आज के बाद जो हमारा एपिसोड चलेगा वो काफी धाकड़ रहेगा, लाजवाब भी रहेगा। वैसे बच्चों के लिए जो नया है, पुराना है, बिगिनर है, ओल्ड है, सबके लिए बहुत मस्त रहेगा। तो माय जॉब एज जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा जॉब जो है सच को उजागर करना है, सच को, एक्सपोज द ट्रूथ, सच्चाई उजागर करना। ठीक है। तीसरा एग्जांपल, he did not want to expose, ध्यान दीजिएगा, he did not want to expose, वो नहीं चाहता था, he did not want, कह रहा कि वह नहीं चाहता था, to expose his fears and insecurity to anyone, ये भी सही है। इसका मतलब हुआ कि वह नहीं चाहता था कि किसी से अपनी डर और अपनी असुरक्षा को बताना, उसकी उजागर करना, ये वो नहीं चाहता था। लिखा हुआ he did not want to expose, वो नहीं चाहते थे to expose his fears, कि अपनी डर और अपनी असुरक्षा कोई और जान जाए, ये वो नहीं चाहता था। क्लियर। मतलब गुप्त रहस्य जो है, बात है,
उसे उजागर करना ही एक्सपोज होता है। दांत छुपा हुआ, ये हंसिया निकल गया, एक्सपोज। क्लियर? मेरा काम ही है सच्चाई को उजागर करना, जर्नलिस्ट का काम है सच्चाई को उगलवाना, एक्सपोज। समझ में आ गया होगा? अगला रिवील के बारे में बात करते हैं। रिवील हमारा वर्ब है। रिवील मतलब होते हैं डिस्क्लोज, टू मेक समथिंग नॉन टू समबडी। देखिए रिवील क्या होता है? गुप्त वस्तु को प्रकट करना रिवील होता है। देखिए आराम से, गुप्त वस्तु को प्रकट करना रिवील होता है। इसका मतलब डिस्क्लोज इसका साइनो होता है। डिस्क्लोज साइनो था कि चारों है, चारों इसमें सिनोनिम ही कहलाएगा। रिवील का मतलब डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब मेक समथिंग नोन टू समबडी, गुप्त वस्तु को प्रकट करना, गुप्त वस्तु, छुपे हुए वस्तु को निकालना रिवील होता है। जैसे डिटेल्स ऑफ द मर्डर लिखा हुआ है, हत्या का जो डिटेल्स है विवरण, एग्जाम्पल के तौर पर डिटेल्स ऑफ द मर्डर, हत्या का डिटेल्स वर रिवील्ड बाय द लोकल पीपल। क्षेत्रीय लोगों ने इसका उजागर कर दिया, क्षेत्रीय लोगों ने इसका रहस्य बता दिया, गुप्त चीजों को बता दिया कि कहां कहां गुप्त भंडार है, कहां गुप्त हथियार रखा हुआ, कहां शत्रु छुपा हुआ है, ये लोकल पीपल बता दिया, लोकल पीपल ने उजागर कर दिया। द रिपोर्ट रिवील्स, रिपोर्ट ये बतलाता है कि कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 20 मिलियन रुपीज लास्ट ईयर। रिपोर्ट ये दर्शाता है, रिपोर्ट यह उजागर करता है कि कंपनी जो है पिछले साल 20 मिलियन रुपये की क्षति हुआ, नुकसान हुआ। यहां हम रिवील का यूज करेंगे। तो फटाफट जल्दी से आप कॉपी बनाते जाएंगे क्वेश्चन का और नोट करते जाएंगे। और एक बात कर रहे थे डिस्क्लोज का, नहीं तो डिस्क्लोज जो होता है टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मतलब सूचना देना, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन देना ही डिस्क्लोज होता है। यानी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना वो डिस्क्लोज होते हैं। इंफॉर्मेशन को उजागर करना, किसी रहस्य को उजागर करना, ये खुफिया एजेंसियों की होता है। खुफिया एजेंसी मतलब गुप्त लोग जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर, उसका काम होता है डिस्क्लोज करना। नहीं गांव में कहते हैं कि भंडा फोड़ हो गया, भंडा फोड़ हो गया, इसका मतलब गुप्त सूचना जो था वो सब जान गया, वो होते हैं डिस्क्लोज होते हैं। तो डिस्क्लोज टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हो डिस्क्लोज कहलाता है। द स्पोक्समैन रिफ्यूज टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ द टेक ओवर। द टेक ओवर भी बहुत अच्छे मीनिंग आते रहता है। टेक ओवर, टेक ओवर होते पदभार ग्रहण करना, पद ग्रहण करना होता है टेक ओवर, पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना टेक ओवर कहलाएगा। तो यहां लिखा हुआ द स्पोक्समैन रिफ्यूज टू डिस्क्लोज, प्रवक्ता जो है इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू मीन होते इनकार करना। डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ द टेक ओवर टू द प्रेस, स्पोक्समैन जो था प्रेस के लिए पद ग्रहण करने की जो डिटेल्स विवरण था उसे डिटेल्स उजागर करने के लिए साफ इनकार कर दिया। भाई मुझसे नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन देने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इसकी रहस्य को उजागर नहीं करूंगा, मैं इसकी गुप्त सूचना मैं नहीं दूंगा। तो यहां होता है डिस्क्लोज का मतलब। तो यहां क्वेश्चन जो था हमारा सब सारा चीज समझ में आ गया कि द फ्लैश, एग्जाम में भरने के लिए आएगा ये फिलर, तो लिखेंगे द फ्लैश ऑफ द टॉर्च, टॉर्च का जो फ्लैश लाइट है और कोबरा को क्या क्या रिवील, गुप्त वस्तु मतलब कोबरा छुपा हुआ था उसको उजागर किया, रिवील। डिस्क्लोज रहता तो गुप्त इंफॉर्मेशन रहता, डिस्प्ले रहता तो केवल डिस्प्ले दिखाना, डिस्प्ले बोलते हैं हम लोग। एक्सपोज बोलते हैं तो रहस्य को उजागर करना। तो यहां हो जाएगा रिवील्ड, राइट आंसर आएगा। He himself a stiff drink before making his statement to the police officer। इसका क्वेश्चन हम देखेंगे कहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है। He himself a stiff drink before making his statement to the police officer। थ्रो का V2 फॉर्म 3 लिखा हुआ है, थ्रो THROW, थ्रो का V2 फॉर्म 3 है। पॉर POUR, पॉर मीन्स होते उड़ेलना, उड़ेलना समझते हैं। उड़ेलना मतलब हुआ मान लिया जाए कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ, ये अपने ऊपर हम ऐसे गिरा लिए, अपने ऊपर ऐसे उड़ेल लिए, वो होते पॉर कहलाता है, उड़ेलना।
फेल मीन्स होते वरना, और सिप, सिप मतलब होते घूट घूट पीना। सीप, सीप मतलब समझते हैं, ऐसे हुआ ना, ऐसे पानी नहीं ऐसे भरेंगे, एक घोट, दो घोट, तीन घोट, चार घोट, तो घूट घूट करके पीना आपका सिप कहलाता है। तो यहां हम यूज करेंगे, क्या यूज होना चाहिए, देखिए लिखा हुआ ही हिमसेल्फ a stiff drink before making his statement to the police officer। लिखा हुआ ही, उन्होंने स्टीफ ड्रिंक, स्टीफ ड्रिंक मतलब हुआ कि जो शराब होता है या फिर जिसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, वो अपने पर जो है उछल लिया, अपने पर गिरा लिया। ही हिमसेल्फ मतलब उन्होंने अपने पर ही उछल लिया, बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर से अपना स्टेटमेंट देने से पहले ही अपने पर उछल लिया, अपने पर ऐसे गिरा लिया, तब पौर हो जाएगा। थ्रो मैंने फेंकना होता है, थ्रो ऐसे ढेला उठाएंगे और ऐसे फेंक देंगे दूसरे पर। फिल मैंने भरना होता है, हालांकि फील्ड विथ बराबर आते रहता है। फिल क्रिया के साथ हम विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और सिप मैंने तो होते हैं क्या, घुट घुट कर पीना। तो समझ में आ गया इस तरह से सेंटेंस को। जब पोर समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड्स हमें मिलेगा जो हमें सीखना बेहद जरूरी है। ठीक है, पोर से रिलेटेड हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देख लेते तो अच्छा रहे। पर डाउन, पर डाउन मतलब होते मूसलाधार बारिश होना, या फिर आता है पर विथ रेन, रेन हैवली होता है, दोनों का मतलब वही होता है। मूसलाधार बारिश होना, ये आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। फोर डाउन एग्जाम में बराबर आते रहता है, फोर डाउन और फोर विथ रेन बराबर आपके साथ एग्जाम में मिलेगा। रेन हैवली होते दोनों का मतलब मूसलाधार बारिश होना, जिसे आप कहते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसी का साइन होता है। रेन कैट्स एंड डॉग्स इसी का साइन होता है। मूसलाधार बारिश होना, रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना, पोर डाउन या फोर विथ रेन होता है। मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। इट वाज हिज, लिखा हुआ इट वाज हिज, इट वाज हिज, यहां हमें नाउन चाहिए। तो सबसे पहले सभी का मीनिंग हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, सबका मीनिंग अलग अलग क्या होते इस पर हमें बिल्कुल गौर करना पड़ेगा। फ्लेम वॉइंस मैंने होते भड़कीला, फ्लेम वॉइंस जो होते भड़कीला, भड़कीला मतलब होते तड़क भड़क जो होता है, नहीं सुने कि वो भड़कीला है, कुछ भी बोल देंगे तो भड़क जाएगा, उसक जाएगा, है ना। जैसे साड़ सुने, साड़, लाल कपड़ा दिखाएंगे तो साड़ क्या होता है, भड़क जाता है, उछलना भागना शुरू कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं भड़कीला। तो इट वाज हिज फ्लेम वॉइंस, फ्लेम वॉइंस मैंने होते भड़कीला, फ्लेम वॉइंस मीन्स क्या होते भाई, तो भड़कीला होता है। नेक्स्ट, एरोगेंस मैंने होता है उदंडता, एरोगेंस मैंने उदंडता। एक्स्ट्रा वेजेंस जो होते फिजूल खर्च करने वाला होता है, एक्स्ट्रा वेजेंस होते फिजूल खर्चीला, फिजूल मतलब बेमतलब का खर्च करने वाला। इबुलेंस जो होता है वो उत्साह होता है, उत्साह, उल्लास, ये होता है इबुलेंस। तो यहां सेंटेंस कह रहा है, देखिए दोनों आगे पीछे हम सेंटेंस को तालमेल करके ही चलेंगे। इट वाज हिज एक्स्ट्रा वेजेंस, उनकी फिजूल खर्च था, उन्होंने बेमतलब का खर्च किया। दैट लेड हिम टू पेन्यूरी, पेन्यूरी मने होते हैं गरीबी, पेन्यूरी मने जो हम बोलते हैं गरीबी होता है, गरीबी। अब बोलिए कह रहा गरीबी की ओर ले गया, गरीबी की ओर चला गया, इसका मतलब फिजूल खर्च किया होगा, फिजूल खर्च किया जिसके कारण से गरीबी में चला गया। फ्लेम वॉइंस भड़कीला नहीं होगा, एरोगेंस उदंडता नहीं आएगा, उदंडता भी होता है या जिद्दीपन भी होता है, एरोगेंस कहलाता है। इबुलियंस जो होता है उत्साह या उल्लास कहलाता है, और एक्स्ट्रा वेजेंस जो होते हैं वो फिजूल खर्च करने वाला होता है। तो राइट आंसर आपका सी आएगा। लिखा हुआ गीता वाज नोन टू बी, गीता वाज नोन टू बी,
Gita was known to be so nobody entrusted any important work to her. अब देखिए इसमें क्या हमें यूज करना पड़ेगा, जोकर। जोकर वैसे पर्सन को हम कहते हैं जो अपने शरीर को हिला डोला कर लोगों को मनोरंजन कराए, वो जोकर कहलाएगा। जैसे शरीर को हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ऐसे, मतलब अपने शरीर को हिला डोला कर जो हंसी पैदा करता है वो जोकर कहलाता है। वर्कर तो मजदूर हो गया, काम करने वाले। शौकर, शौकर जो कहलाता है आश्चर्यचकित प्रकट करने वाला। आश्चर्यचकित करने वाला होते हैं, शौक से बना शौकर, आश्चर्यचकित कर देने वाला। बहुत सारे लोग अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को जो प्राइज देता है सरप्राइज, वो आश्चर्य कर देने वाला सरप्राइज देता है। सिरकर, सिरकर माने होते कामचोर, कामचोर माने होते जी चुराने वाला, काम से बचने वाला। कोढ़ी समझता है सिंपल, उसी को सिरकर कहते हैं, काम से बचने वाला को सिरकर कहते हैं, कामचोर। तो गीता वाज नोन टू बी ए सो, इसलिए nobody entrusted any important work to her, इसलिए कह रहा कि कोई भी उसे, इंटरेस्ट मतलब होते हैं इंटरेस्ट, काम सौंपना। इंटरेस्ट जो होता है काम सौंपना, कार सौंपना, किसी को किसी काम का दायित्व देना, दायित्व सौंपना इंटरेस्ट होता है। दायित्व सौंपना, दायित्व सौंपना इंटरेस्ट होते हैं। किसी को दायित्व देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, वो इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना घर दुआर आपके विश्वास पर, आप पर छोड़ दिए, जाओ भाई तुम ही देखभाल करो, और तुम ऐसा निकला कि चोरी करके भाग गया। यदि इंटरेस्ट है तुम्हारा पर कि नहीं तुम संभाल सकता मेरा चीज, तो इंटरेस्ट हो जाएगा, मैं अपना दायित्व तुम पर सौंपता हूँ। दायित्व सौंपना इंटरेस्ट होते हैं। तो यहाँ कह रहा सो, इसलिए नोबडी, कोई भी नहीं, इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर, कोई भी गीता को इंपॉर्टेंट वर्क का कार्यभार नहीं दिया, कोई नहीं सौंपा, इसलिए कि वो कामचोर है, इसलिए कि वो सिरकर है, इसलिए कि वो कामचोर है। गीता वाज नोन टू बी ए सिरकर, गीता कामचोर के में ही जाने जाती थी, कामचोर के लिए ही प्रसिद्ध थी, इसलिए nobody entrusted any important work to her, इसलिए कोई नहीं उसे इंपॉर्टेंट काम देता है, कोई नहीं जिम्मा उसे सौंपता है। इंटरेस्ट का एक VVI प्रश्न आते रहता है, हमेशा आते रहेगा इसका। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद somebody to something होता है, गलती लिख दें, with something होता है, with something। और एक दूसरा होता है इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? इंटरेस्ट समबडी, समबडी मतलब व्यक्ति, समथिंग मतलब वस्तु, समथिंग समबडी। यदि इंटरेस्ट के बाद पहले somebody आएगा तो यहाँ पीछे विथ लगा के वस्तु लिखना, यदि वस्तु आएगा पीछे टू लगाकर somebody लिखना। ये सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए कॉपी करते जाना। द स्टैचू was so that people stared at in it horror, देखो यहाँ लिखा हुआ that कंजक्शन है। पीपल स्टेयर, स्टेयर एट मतलब होते टकटकी लगाकर देखना। बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, क्लोज टेस्ट ऑफ फिलर में बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेगा। स्टेयर एट माने होते टकटकी लगाकर देखना। जी राइट भी इसी का साइनो बोलते हैं, जी राइट, मॉक एट, जी राइट भी होता है। स्टेयर एट टकटकी लगाकर देखना या बुरी नजर से देखना, स्टेयर एट होते हैं। चलिए आगे। तो द स्टैचू वॉज सो डैट पीपल स्टेयर इट, ईट मतलब आ रहा है वही स्टैचू के लिए, इसी स्टैचू के लिए ईट है। लोग जो है इस स्टैचू को इन हॉरर, हॉरर मतलब हुआ कि डरावना के तौर पर देखता, डरावना के तौर पर लगता है कि मैं भूत है, कि माँ ऐसे डर विशाल के जैसा, तो इन हॉरर के तौर पर लोग उसे देखते। इसका मतलब हुआ कि स्टैचू का जो बनावट है, मूर्ति का जो बनावट इतना ग्रोटेस्क है, विकृत इसका मतलब होते हैं, विकृत। विकृत डैट मीन्स बोलते हैं जिसका बनावट जो है एकदम बेढंग। हमें याद आ गया एक मूवी का, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान, इसकी एक मूवी है
इश्क एक मूवी है जिसमें से किरदार निभाया है एक अजय देवगन और एक आमिर खान, शायद आपको याद होगा। आमिर खान और एक अजय देवगन उसमें एक किरदार है जिसमें एक देखते होंगे कि एक मूर्तिकार बनाता है, ठीक है, मूर्तिकार बना दिया है, मूर्तिकार। ऐसे देखने के लिए कहा जाता है कि आगरा से लिंठा डिंडा आ रहा है, कुछ नाम है इसी तरह से, पर ये डिंडा आ रहा है यहाँ से देखने के लिए। तो अजय देवगन यहाँ क्या करता है कि काजल को देखते देखते इस मूर्ति को उससे टकरा जाता है और मूर्ति गिर कर टूट जाता है। तो अजय देवगन किसी तरह से उसे खड़ा करता है। तो खड़ा करने वक्त क्या होता है कि आधा का पोर्शन और आधा से ऊपर का पोर्शन दोनों विपरीत हो जाता है, दोनों विपरीत हो जाता है, जिसके कारण से वो मूर्ति जो होता है देखने में विकृत लगता है। कैसा लगता है? तो ग्रोटेस्क्यू लगता है वो मूर्ति देखने में। मूर्ति कैसा? ग्रोटेस्क्यू लगता है। जब ग्रोटेस्क्यू विकृत रूप रखता है तो अरे चौंक गया, ऐसे देख हॉरर, अरे इसे किसने बनाया? जो बनाया है मैं उसे 20 लाख इनाम अभी दूंगा। जी हुजूर मैं ही बनाया हूं, तो इसका हाथ अभी अभी काट दो। तो ऐसी विकृत अब समझ में आ गया। द स्टैचू वॉज सो ग्रेटेस्क्यू, स्टैचू इतना ग्रेटेस्क्यू है, इतना विकृत था कि लोग इस मूर्ति को देखकर भयभीत हो जाते थे। अब समझ में आ गया। तो ग्रेटेस्क्यू जो होते हैं विकृत रूप होते हैं, एक्सक्यूजाइट होते हैं। एक्सक्यूजाइट जो होता है वो सुंदर होते हैं, अति उत्तम होते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है एक्सक्यूजाइट, वेरी गुड होते हैं, एकदम एक्सलेंट होता है वो एक्सक्यूजाइट होते हैं। वेटिफिक होते हैं सुशांत या सुकून देने वाला। वेटिफिक जो होता है शांत या सुकून देने वाले को हम वेटिफिक कहते हैं। क्लियर? शांत या सुकून देने वाले को वेटिफिक कहा जाता है। कंवरसम, कंवरसम जो होते हैं सुस्त या आलसी होता है, सुस्त या धीमा, सुस्त या धीमा या आलस को कहते हैं कंवरसम। तो यहां हो जाएगा स्टैचू इतना ग्रेटेस्क्यू था कि लोग इसे देखकर भयभीत हो जाते थे। क्लियर? ही वाज काउट रेड हैंडेड, ध्यान देना, रेड हैंडेड मतलब होते कैच, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़े जाना। ये मुहावरा में भी आते रहता है, कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना कैच रेड हैंडेड कहलाता है। मतलब रंगे हाथ पकड़े जाना का मतलब ये नहीं हुआ कि हम हाथ को लाल पीला गुलाब से रंग लिए, मतलब कोई क्राइम या कोई घटना करते वक्त पकड़े जाना तो होते कैच रेड हैंडेड कहलाता है। ये मुहावरा में आते रहता है। तो ही वाज काउट रेड हैंडेड। छोटे छोटे वर्ड्स को हम लोग लिखते जाएंगे। कॉपी एक बनाना, टेस्ट सीरीज 1 का कॉपी बनाना, टेस्ट सीरीज 2 का कॉपी बनाना, टेस्ट सीरीज 3 का कॉपी, इसी तरह से 200 प्लस ले जाऊंगा। तो ही वाज काउट रेड हैंडेड, उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। हिंदी भी ध्यान देना, पैसिव बना हुआ तो उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। और could not the charges, और could not the charges, इसका मतलब उस पर लगाए गए आरोप को खारिज नहीं किया जा सका। खारिज नहीं किया, उन्होंने लगाए गए आरोप को खारिज नहीं किया। मतलब लगाए गए आरोप, चार्ज बने होते आरोप, तो आरोप को खारिज करना आप सुने होंगे पेपर वगैरह में, खंडन करना, खंडन करना आते रहता है, खंडन करना। तो खंडन करना रिफ्यूट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? रिफ्यूट कहलाएगा। लगाए गए आरोप, चार्ज या एलिगेशन जो होता है उसे हम रिफ्यूट करते हैं। चार्ज, रिफ्यूट, या इसी का डिनाई भी होता है। डिनाई, लगाए गए आरोप, चार्ज या एलिगेशन होता है। लगाए गए आरोप को खारिज कर देना रिफ्यूट या डिनाई होता है। रिफ्यूट या डिनाई, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो एक झापड़ खींच के मारेंगे, तो एक झापड़ खींच के मारेंगे तो मम्मी देखे ना सर मारलखिन है, तो मम्मी भी एक झापड़ मारेंगे। मतलब तुम यदि मेरा शिकायत मम्मी से कर रहे हो या पुलिस किसी थाना में जाकर शिकायत कर रहे हो, वहां केस दर्ज कर रहे हो, और वो पुलिस अफसर जो है मेरा केस लेने के या तो आपका केस लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब रिफ्यूट या डिनाई कहलाएगा, खारिज कर दिया गया। रिफ्यूट या डिनाई होगा। चार्ज या एलिगेशन को, लगाए गए आरोप को खारिज करना ही रिफ्यूट या डिनाई कहलाता है। रिफ्यूट जो होता है,
रिफ्यूज होता है कि कोई काम करने से मना करना, रिफ्यूज होते हैं। यदि हम आपको कहेंगे कि एक बाल्टी पानी लेकर आइए, ऐसी बटर बटर बोलते रहता है, नहीं लाए बुझो, नहीं लाएंगे, कुछ करेगा, तो ये रिफ्यूज हो गया। मतलब कुछ करने से मना करना रिफ्यूज कहलाता है। ठीक है। रिव्यूक, रिव्यूक तो सिंपल होता है डांटना फटकारना। रिव्यूक जो होता है डांटना फटकारना, रिव्यूक होता है। स्कॉल्ड होता है डांटना फटकारना, रिव्यूक होता है। रिवोक, रिवोक जो होता है नियम को खारिज कर देना। रिवोक जो होता है नियम कानून को खारिज करना, रिवोक कहलाता है। नियम को खत्म कर देना रिवोक कहलाता है। अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेथड आउट टू हर, कर अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, कर अनहैप्पी नाराजगी, अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, कर उनके लिए, मेथड आउट ट्रीटमेंट जो होता है ना, यानी उनके बारे में जो ट्रीटमेंट किया गया, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बारे में नाराजगी जाहिर करते हुए। शांति, डिमांडेड जस्टिस, मतलब कह रहा है कि ये जो शांति लिखा हुआ वही हर लिखा हुआ है, यानी हर के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया उसके प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए शांति ने न्याय की मांग की। शांति ने न्याय की मांग की, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। इसका मतलब कन्फर्म है कि वोसिफिर असली तरीके से, वोसिफिर असली मतलब होते उग्रता से, पूरे जोश शरोश से, पूरे जोश जुनून के साथ होते वोसिफिर असली। तो यहाँ आएगा वोसिफिर असली, चूंकि इस देश में, भारत देश में यदि हमें न्याय चाहिए तो पूरा उग्र होना पड़ेगा, लगभग अपना जीवन को लगभग दांव पर लगा ही देना पड़ता है, तब हमारे न्याय मिलता है, अन्यथा न्याय नहीं मिल पाता। तो यहाँ सेंटेंस आएगा वोसिफिर असली आ जाएगा। अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, मतलब उन्होंने अपने साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उससे नाराजगी जाहिर करते हुए शांति ने न्याय की मांग की। तो न्याय की कैसा, पूरे उग्र के साथ, वोसिफिर असली के साथ अपना न्याय की मांग की। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। क्लियर? जोरदार तरीके से, काफी जोश शरोश के साथ। अगला मीनिंग एक देखेंगे, क्या आएगा भाई? समचुअसली, समचुअस जो होते शानदार तरीके से, शानदार, शानदार होते हैं। वोरासियस तो होते लालची, वोरासियस होते लालची, और आसपास मोडिकली मैंने होते रुक रुक कर। फिर से देख लो, आसपास मोडिकली जो होते रुक रुक कर होता है, रुक 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 कर। समझ में आ गया? छिटपुट घटना समझते हैं? छिटपुट घटना, छिटपुट मतलब होते जहां तहां, वो होते आसपास मोडिकली होते। अब वोसिफिरस मतलब होते उग्रता से, पूरे जोश शरोश के साथ, वोसिफिर असली होते हैं। वोरासियस माने लालच होते हैं, लालची। समचुअस माने होते शानदार, शानदार, समचुअस। द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा। स्प्रे मतलब नहीं देखते, स्प्रे माने होते छिड़काव करना। स्प्रे जो होता है छिड़काव करना, खेत वगैरह में हम लोग स्प्रे करते हैं। द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस, पुलिस जो है टीयर गैस छोड़ा। ठीक है। ऑन द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स मतलब होते विरोध करने वालों पर, बगावत करने वालों पर आंसू गैस छोड़ा। इसका मतलब आप देखिए क्या भाई? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं आएगा। इंटेंसिवली, इंटेंसिवली मतलब बोलिए गहन रूप से, गहन रूप से, गहन रूप से होता है इंटेंसिवली, गहन रूप से, इंटेंसिवली। इनडिफरेंटली, तटस्थ या उदासीन होते हैं, है ना, अनमने तरीके से इसी को कहते हैं, अनमने तरीके से। अनमने तरीके मतलब वो इनडिफरेंटली, या फिर उसी को बोलते हैं जैसे तैसे, उसी को इनडिफरेंटली या तटस्थ भी बोलते हैं। इनडिफरेंट होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। इनडिस्क्रिमिनेटली माने होते हैं अंधाधुन, अंधाधुन बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली।
अंधाधुन इसी को बोलते हैं, अंधाधुन। जो अंधाधुन होता है इस पर हम ध्यान देते हैं, जब पुलिस ने लाठी चार्ज करेगा, पुलिस आंसू गैस छोड़ेगा, पुलिस जो है या तो फिर बोल सकते हैं पानी छोड़ेगा, तो ये सब कन्फर्म है कि अंधाधुन करेगा, किसी पार्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं करेगा। वो भीड़ में फायरिंग भी करेगा तो अंधाधुन फायरिंग करेगा, किसी को टारगेट बिना बनाए हुए करेगा। तो यहाँ कह रहा था पुलिस स्प्रेड टीयर गैस, पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा, तो कह रहा इनडिस्क्रिमिनेटली ऑन द प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर जो है मतलब बगावत करने वाले हैं उस पर अंधाधुन, मतलब अंधाधुन धुआंधार कर दिया आंसू गैस को छोड़कर, तो इनडिस्क्रिमिनेटली हो जाएगा। वी आर हैप्पी टू, हम प्रसन्न हैं। वी आर हैप्पी टू द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 4071 डेटेड 13/3/96, मतलब 13 मार्च 1996, ऐसा लिखा हुआ। तो वी आर हैप्पी टू रीड द रिसिप्ट। अब हमें ये जानना होगा कि कहाँ हम यूज करेंगे एडमिट का। एडमिट मतलब होते हैं, क्या होते हैं भाई, सच्चाई को स्वीकार करना, गलती मान लेना, क्या कहलाएगा, एडमिट कहलाएगा। एडमिट होते जो गलती मान लेना एडमिट कहलाता है, ठीक है, गलती मान ला एडमिट होता है। एक्सेप्ट, कोई वस्तु को ग्रहण करना एक्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको पेन दूंगा, लो एक पेन लो, तुम रख लो एक पेन, तो जी सर लाइए ना, तो एक्सेप्ट का लगा, मतलब किसी चीज को ग्रहण करना एक्सेप्ट होता है, स्वीकार कर लेना एक्सेप्ट होता है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज जो होते हैं सच्चाई को स्वीकार करना, सत्यता को स्वीकार करना एक्नॉलेज होते हैं। एक्नॉलेज जो होते हैं सच्चाई को स्वीकार करना, या फिर किसी रिसिप्ट दस्तावेज को स्वीकार करना। रिसिप्ट के लिए भी हम एक्नॉलेज का भी यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ राइट आंसर हमें सी होना चाहिए। और रेस्पॉन्ड जो होते हैं, रेस्पॉन्ड के बाद हमेशा टू आता है। रेस्पॉन्ड टू होते हैं, उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना, रेस्पॉन्ड टू, उत्तर देना या प्रतिक्रिया देना रेस्पॉन्ड टू कहलाता है। हमेशा टू आता है, रेस्पॉन्ड टू, उत्तर या प्रतिक्रिया देना। जवाब देना रेस्पॉन्ड टू होते हैं, सिंपल जवाब देना रेस्पॉन्ड टू होते हैं। तो वी आर हैप्पी टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर इतना इतना। कह रहा हमने 13 मार्च 1996 का जो डेट दिया गया था, नंबर ऑर्डर नंबर 4071 को एक्सेप्ट करके, आपके रिसिप्ट को मैं एक्सेप्ट करके मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, सारे जॉब्स जो है रेस्पेक्टेबल होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी काम है, सब आदरणीय है, सभी रेस्पेक्टेबल है, मतलब सभी को उतना ही आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ऑफ देयर नेचर, अपने अपने जॉब के अनुसार, अपने अपने जॉब के मुताबिक हम बात करेंगे। तो इरिलीवेंट जो होते हैं अप्रासंगिक होते हैं। अप्रासंगिक मतलब कह सकते हैं नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड मतलब जो ताल्लुक नहीं रखता। अप्रासंगिक मतलब असंगत होते हैं, असंगत, असंगत उसी को कहते हैं, मतलब जो तर्क संगत नहीं है। असंगत, असंगत मतलब हुआ कि हम 10 लोग एक ग्रुप में, बल्कि एक वो अकेले है, तो वो हमारे ग्रुप से संगत नहीं रखता, मतलब असंगत हो गया। वो नहीं कहता है कि असंगति है, संगत से गुणात है, असंगत से गुण जात है। इमैटेरियल, इमैटेरियल कह रहा, इसका मतलब होता है महत्वहीन होता है, नॉट इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट कहलाता है, महत्वहीन, तुच्छ। नॉट इमैटेरियल मतलब होते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वहीन या तुच्छ होते हैं। इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेवार, गैर जिम्मेवार जो होता है इरेस्पॉन्सिबल कहलाता है, गैर जिम्मेवार। गैर जिम्मेवार जो होता है इरेस्पॉन्सिबल होता है। इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव मतलब होते हैं किसी बात पर विचार करना, किसी बात पर विचार करना इरेस्पेक्टिव कहलाता है। किसी बात पर विचार करना, गहन विचार करना, सोचना इरेस्पेक्टिव कहलाता है। नॉट अफेक्टेड बाय होगा, गलती से इसको लिखा दिए,
नॉट अफेक्टेड बाय, बिना किसी बात पर विचार किए, फिर से इसको लिख लेंगे लास्ट वाला का, बिना किसी बात पर विचार किए, बिना किसी बात पर विचार किए, तो ये हमारा होता है रेस्पेक्टिव कहलाता है, नॉट अफेक्टेड बाय कहलाता है इसका सिनोनिम। ये जो होता है इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेवार, मतलब नॉट सेंसिबल होते हैं, मूर्ख एक प्रकार के होते हैं, इसका मतलब यदि लिखेंगे तो नॉट सेंसिबल, नॉट सेंसिबल होते हैं यानी मूर्ख एक प्रकार की कहलाता। तो चारों वर्ड्स हमें इस बात का ध्यान दिलाएगा, जैसे इरिलेवेंट, नॉट कनेक्टेड असंगत, तर्क संगत नहीं बल्कि असंगत, इमैटेरियल मतलब हो जाएगा तो नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होते हैं महत्वपूर्ण, नॉट इम्पोर्टेंट मतलब बता देंगे अमहत्वहीन, मतलब महत्वहीन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं तुच्छ बोलेंगे। इरेस्पॉन्सिबल, नॉट सेंसिबल मतलब हो जाएगा गैर जिम्मेवार या मूर्ख भी होते हैं। इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव जो होता है नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब बिना किसी बात पर विचार किए, बिना किसी बात पर विचार किए ये कहलाता है नॉट अफेक्टेड बाय। यानी अब आंसर यदि हम ढूंढेंगे तो ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, सारे जॉब जो रेस्पेक्टेबल है बिना किसी बात पर विचार किए। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के जॉब खराब है, ग्रुप सी का जॉब अच्छा है, ग्रुप बी का जॉब खराब है, ग्रुप ए का जॉब अच्छा है, ऐसा मत कहिए, सारे जॉब रेस्पेक्टेबल है, बिना किसी चीज पर विचार किए सारे जॉब बेहतर है। जब वाक्य के शुरू में हमारा नो सूनर लगा हुआ रहे, जब वाक्य के शुरू में क्या लिखा रहे, जब नो सूनर आ जाए तो समझ जाना कि दैन का इस्तेमाल होता है, नो सूनर के बाद दैन आता है, और हार्डली स्कार्सली जब आएगा तो हम वेन का यूज करेंगे। नो सूनर, नो सूनर के बाद हम दैन का इस्तेमाल करेंगे, और हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो वेन का इस्तेमाल करेंगे। हार्डली स्कार्सली के बाद वेन आएगा और नो सूनर के बाद दैन आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब नियम आपको जानना होगा। तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, वह जैसे ही रूम में प्रवेश किया, देन द लाइट्स वेंट आउट, वेंट आउट, गो आउट माने होते हैं बाहर जाना भी, गो आउट माने होते हैं बिजली का चला जाना भी गो आउट कहलाता है। बात को नोट करते जाना अपना कॉपी में, गो आउट बाहर जाना, गो आउट होते लाइट का चला जाना, गो आउट का साइनो होता गो ऑफ, बिजली का चला जाना, ये दोनों सिनोनिम में आता है। बिजली का चला जाना गो आउट भी होता है, गो ऑफ भी होता है। तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, जैसे वह रूम में प्रवेश किया, देन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, जैसे रूम में प्रवेश किया बिजली चली गई और एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, और हर कोई रूम में चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हुर्रे हुर्रे, ऐसा नहीं करना शुरू करता है, लाइट एकाएक करता है तो इस तरह से, तो आंसर सी आएगा। बट एंड इफ ये सब कुछ नहीं। माई मदर इज सो पुअर, माँ इतनी गरीब है, माँ इतनी गरीब है, माई मदर इज सो पुअर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जब भी यूज करेंगे तो डेट से वाक्य शुरू करेंगे। सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो हम जब भी वाक्य शुरू करेंगे तो किससे भाई, तो डेट से वाक्य शुरू करेंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो माई मदर इज सो पुअर, माँ इतनी गरीब है कि शी कांट बाय फूड फॉर अस, हम सबके लिए भोजन नहीं खरीद सकती है। तो आंसर बी आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, टू सेंड नहीं, टू गेट, ये सब कुछ नहीं आएगा। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, एक्साइज इंस्पेक्टर हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स, ध्यान दीजिएगा।
द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर जो है हैज टू कंडक्ट, हैज टू, हैव टू ना पड़ता है, नहीं पड़ती है, बाध्यता शो करता है। हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स, उन्हें नियमित जांच करना पड़ता है। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स, उन्हें नियमित जांच करना पड़ता है। और टू विजिट द यूनिट एट लीस्ट वंस अ डे, और कम से कम एक दिन में एक बार यूनिट को विजिट करना होता है। विजिट करने की आवश्यकता है। बोलिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ? रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायर, इज रिक्वायरिंग, इज रिक्वायर। पहला नंबर देखेंगे कि ये जो टेंस हमें दिख रहा है हैज टू प्लस V1, हैज टू प्लस V1 ना पड़ता है, नहीं पड़ती है। जब प्रेजेंट फॉर्म है तो कन्फर्म है कि पास्ट यूज करना हमारे लिए गलत है। रिक्वायर का कंटिन्यूअस नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। EJMR V4 नहीं आएगा, तब बी और सी हमारा दोनों गलत है। अब जो बच रहा उस पर हम विचार करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास विकल्प बच रहा उस पर हम भली भांति विचार करेंगे और सोचेंगे भी कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, रिक्वायर का दो अर्थ होता है। रिक्वायर का अर्थ एक होता है नीड के अर्थ में, जरूरत। रिक्वायर का अर्थ एक नीड के अर्थ में होता है। एक रिक्वायर जो होता है, रिक्वायर ऑब्जेक्ट लगाकर 2 + V1 आता है। ऑब्जेक्ट लगाकर 2 + V1 आता है, तो यहां रिक्वायर का मतलब हो जाएगा टू ऑफिशियली, ऑफिशियली डिमांड या ऑर्डर, आवश्यक होना, है ना। अक्सर ये पैसिव वॉइस में होता है। रिक्वायर के बाद जब ऑब्जेक्ट लगाकर 2 + V1 आएगा तो इसका यूज हम अक्सर पैसिव में करते हैं, ऑफन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर के बाद जब ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 होगा तो ये अक्सर पैसिव में यूज होता है। जब पैसिव में यूज होगा तो डायरेक्ट टू आएगा, और डायरेक्ट टू आएगा तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। नीड, रिक्वायर मैंने नीड होगा जो जरूरत या आवश्यक होना, और रिक्वायर जो हम नीचे यूज कर रहे हैं इसका मतलब होगा किसी के लिए आवश्यक होना, आवश्यक होना, किसी के लिए आवश्यक होना। अब बनाएंगे आंसर क्या आएगा, देखिए इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा। द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, एक्साइज इंस्पेक्टर जो है उन्हें रेगुलर चेक करना पड़ता है, उन्हें नियमित जांच करना पड़ता है। और इज रिक्वायर्ड पैसिव हो जाएगा। पैसिव मतलब बी फॉर्म प्लस V3 का यूज करना अनिवार्य है। इज रिक्वायर्ड टू विजिट द यूनिट एट लीस्ट वंस अ डे, एक दिन में कम से कम एक बार यूनिट को विजिट करना आवश्यक है। कम से कम एक दिन में एक बार विजिट करना आवश्यक है, तो आवश्यक है इसका मतलब कन्फर्म है कि रिक्वायर होगा। और एक चीज और ध्यान देना अपने बात पर कि रिक्वायर का जब हम ऑब्जेक्ट लगाकर 2 + V1 का जिक्र करेंगे कहीं भी हम कि रिक्वायर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हम 2 + V1 का कहीं भी जिक्र करेंगे, इसका मतलब जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा बी रिक्वायर्ड तो डायरेक्ट 2 + V1 आएगा, तब डायरेक्ट 2 + V1 आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट 2 + V1 आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट 2 + V1 आएगा। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान देना, ये पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में। अक्सर इसका यूज पैसिव में होता है। फटाफट जल्दी से, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। मतलब अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। कंजक्शन के बाद जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो कंजक्शन होते हैं, खासकर कंडीशनल कंजक्शन जो होते हैं, इसके बाद एक सेंटेंस आता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। दूसरा सेंटेंस जो होता है फ्यूचर का होता है, फ्यूचर टेंस का होता है। फ्यूचर टेंस मतलब विल या शैल होना अनिवार्य है। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता है। कंजक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं फ्यूचर टेंस।
तो अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। क्लियर? When I saw him, जब मैंने उन्हें देखा, थ्रू द विंडो, जब मैं उसे खिड़की से बाहर देखा, ध्यान दीजिएगा, When I saw him through the window, जैसे ही मैं उन्हें खिड़की से झांक कर देखा, तो ये सी का V2 फॉर्म सा लिखा हुआ है। जब ये सी का V2 फॉर्म सा लिखा हुआ है तो यहाँ हैव क्या कर रहा है, यम क्या कर रहा है, यानी पास्ट इन पास्ट होनी चाहिए। आई रैन आउट टू ओपन द डोर, मतलब जैसे ही खिड़की से ऐसे झांक कर देखे, उस पर नजर पड़ा, दौड़ कर आके दरवाजा खोलने के लिए चले गए। आई रैन आउट टू ओपन द डोर, यानी आंसर बी होगा। पास्ट इन पास्ट ऐसे भी किसी सेंटेंस में पास्ट इन पास्ट यूज करना पड़ता है। क्लियर? तब व्हेन आई सॉ हिम थ्रू द विंडो, जब मैं विंडो से बाहर उसे देखा तो मैं तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़े। तो आई रैन आउट टू ओपन द डोर। सेइंग दैट द चाइल्ड वाज इल, यह देखते हुए कि बच्चा बीमार था। सेइंग दैट द चाइल्ड वाज इल, ये देखते हुए कि बच्चा बीमार था। जब पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो पास्ट फॉर्म है तो कन्फर्म पास्ट ही होना चाहिए। अब बोलिए, ये देखते हुए कि बच्चा बीमार था, द, तो इसका मतलब द मदर सेंट फॉर द डॉक्टर, माँ ने डॉक्टर को बुला कर लाई, डॉक्टर को बुला कर लाई तो माँ का गुण होगा। द विंडो ऑफ द रूम वर क्लोज्ड, लिखा हुआ कि जब बच्चा बीमार था, मतलब ये देखते हुए कि बच्चा बीमार था तो रूम का खिड़की बंद था। डॉक्टर को बुलाया गया। बोतल ऑफ मेडिसिन वाज फाउंड एम्प्टी, दवा का जो बोतल था वो खाली पाया गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन शो करेगा कि जब बच्चा, ये देखते हुए कि जब बच्चा बीमार था तो माँ ने डॉक्टर को बुला कर लाया, बच्चा माँ से कनेक्शन रहेगा। देखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू योर सक्सेस, मैं आपको आपकी सफलता पर बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो ऑन आएगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर ही ऑन आएगा, तब समथिंग होगा। मतलब डायरेक्ट हम ऑन यदि लिखना चाहेंगे, कहीं भी हम ऑब्जेक्ट लगाकर प्रीपोजिशन यदि आपको सिखाएंगे और फिर कहेंगे कि डायरेक्ट भी प्रीपोजिशन लगाइए, तो समझ जाना है कि हमेशा पैसिव वॉइस में आएगा। इसका मतलब दोनों फॉर्मेट इसका हम लिख देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट प्लस समबडी, यस भी जहां लिखेंगे समझ जाना है कि वो समबडी लिखा हुआ है। ऑन प्लस समथिंग, अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बना देते हैं, बी फॉर्म। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन प्लस समथिंग। पैसिव वॉइस में आएगा कहीं भी तो हम डायरेक्ट ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और एक्टिव वॉइस में आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट लगाकर फिर इस तरह से यूज करेंगे। यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी राइट आंसर होगा। इट इज नो यूज, कई बार क्वेश्चन आएगा। इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, ठीक है। या फिर देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, या देयर इज नो सेंस, या देयर इज नो सेंस। ये सभी के बाद जब भी वो आएगा तो हमेशा V4 आएगा, हमेशा V4 आएगा। तो ये 4 पॉइंट को आप नोटेट कर देंगे, जो बराबर आते रहेगा एग्जाम में आपको हमेशा मिलेगा। इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस। ये सभी के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो V4 का यूज करेंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार आपको मिलेगा। इट इज नो यूज आस्किंग हिम टू कम नाउ, अब उसे यहाँ आने से कोई फायदा नहीं, अब उन्हें यहाँ आने से, उसे आने से कोई फायदा नहीं। ही इज वेरी बिजी, वह काफी बिजी है, इसलिए अब उसे यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है।
द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीथ, क्या यूज करेंगे इसमें? द हायर, यदि कंपैरेटिव एडजेक्टिव में पढ़े होंगे मेरे यहाँ, तो एक नियम चलता है कि द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो दूसरा सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है। द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो दूसरा सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब द हायर तो द मोर, सही लिखा हुआ यहाँ तक। द हायर तो पीछे भी द मोर लिखा हुआ है, इसका मतलब द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो पीछे भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो द हायर यू गो, जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीथ, सांस लेने में उतना ही तकलीफ होगा। मतलब यही कहने का मतलब हुआ ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सांस लेने में तकलीफ होगा, दिक्कत आएगा। इसका मतलब कि ये हैबिचुअल एक्शन है, बल्कि साइंटिफिक ट्रूथ है। आज भी हम लोग ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे सांस लेने में तकलीफ होगा, इसका मतलब बिकम्स होनी चाहिए। इट के अनुसार सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट, बिकम का V2 फॉर्म बिकेम होता है, पास्ट टेंस तो है नहीं, बिकेम नहीं होगा, बिकम का कंटिन्यूअस नहीं होगा, हैज, ये तो ऐसे भी गलत था, क्योंकि हैज के साथ V3 चाहिए, तो बिकमिंग नहीं होना, बिकम होना चाहिए था। हैज हैव के साथ, हैज हैव के साथ ऐसे भी V3 फॉर्म चाहिए था, जो लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है। एवरीवन वांट्स टू फॉर वंस अचीवमेंट, या एन अचीवमेंट होना चाहिए, गलती से वहां एन लिखा गया, ए लिखा गया, एन होना चाहिए। एवरीवन वांट्स टू, देखिए 2 + V1 होता है, 1 2 + V1 होता है। जनरली हम लोग तो यही पढ़ते हैं ना कि 2 + V1 फॉर्म होता है, ये एक्टिव वॉइस में होता है 2 + V1, एक्टिव वॉइस। कौन सा? एक्टिव वॉइस। और इसी को हम बोलेंगे 2V + V3, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या होगा भाई? पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। 1 2 + V1। एडमायर का नियम क्या होता है ये जानते हैं। एडमायर, एडमायर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब 4 आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एडमायर के बाद ऑब्जेक्ट, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी जो सिखा रहे थे वर्ड्स आपका कांग्रेचुलेट का, उसमें भी सिखाया था कि ऑब्जेक्ट के बाद ऑन आएगा, तब फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब पैसिव रहने पर डायरेक्ट लेगा। तो यहां भी हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में अब बी फॉर्म, एडमायर्ड, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स दोनों सही है, एक ये पैसिव वॉइस में आएगा और ये आपका एक्टिव वॉइस में आएगा। यदि हमारा एडमायर के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर पीछे 4 लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा हो तो सही है, या फिर हम बोलेंगे वी एडमायर्ड 4 + ऑब्जेक्ट, इस तरह से सही होगा। अब हम सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। एवरीवन वांट्स टू, तो 2 + V1 चाहिए। इसका मतलब कंफर्म है कि सी आंसर बनाना गलत है। सी आंसर इसलिए गलत है कि 2 के बाद विंग कैसे आएगा? वी फॉर्म होना चाहिए ना, V1 चाहिए। अब हमारा विकल्प बच रहा है एक ऑप्शन, यदि हम एडमायर लगाते तो डायरेक्ट 4 नहीं आएगा। यदि आप डायरेक्ट 4 लगाना चाहते तब तो पैसिव बनाना अनिवार्य है, और पैसिव के लिए बी फॉर्म + V3 अनिवार्य है। पैसिव वॉइस के लिए हमेशा बी फॉर्म + V3 अनिवार्य है, तभी वो पैसिव वॉइस का काम करेगा, अन्यथा पैसिव वॉइस का काम नहीं करेगा। लिख लेंगे जल्दी से। एडमायर मैंने होते प्रशंसा करना, गुणगान गाना। एडमायर। अधिकावाज म्यूजिंग, म्यूज ऑन होता है। क्या यूज करेंगे? म्यूज ऑन, चिंता करना। म्यूज ऑन होते चिंता करना। नधिका जो है पास्ट की याद को लेकर, मैंने बीत जो पहले कल का बीत गया, परसों जो बीत गया उसे याद करके चिंतित करें, चिंता में रहती है। अगर भैया कुछ होते, ये चिंता फिक्र करती है। नधिका आवाज म्यूजिक ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट हेल्प। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस। लेम बॉय मतलब लंगड़ा जो था, लंगड़ा स्टेयरकेस पर चढ़ने का प्रयत्न किया। क्लाइंब अप मैंने होते चढ़ना। जरूरी नहीं कि आप लगा रहे, एग्जाम में पूछते रहता है बराबर। क्लाइंब अप
आप रह भी सकता या नहीं भी, उसकी गारंटी नहीं है। ट्राई टू मैंने होते प्रयत्न करना, प्रयास करना। लेम बॉय जो है स्टेयर केस पर चढ़ने का प्रयत्न किया, लेम बॉय स्टेयर केस पर चढ़ने का प्रयास किया। विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प होगा, विदाउट के बाद एनी का यूज किया जाता है, ना कि सम का, मेनी का, ना तो लिटिल का, केवल एनी का इस्तेमाल किया जाएगा। विदाउट के बाद एनी आता है, मतलब ये यूज कर लेना है कि विदाउट नहीं, बल्कि जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसके बाद हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ विदाउट है तो एनी आते हैं। क्लियर? एच स्कूल है इट्स वन सेट ऑफ रूल्स। प्रत्येक स्कूल में अपना अपना नियम कानून होता है। एच स्कूल है इट्स वन सेट ऑफ रूल्स। एच स्कूल, हर स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में अपना अपना नियम कानून है। एच स्कूल है इट्स वन सेट ऑफ रूल्स। क्लियर? ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो देम। सभी अच्छे छात्र उन नियम को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में एक फेविकोल चाहिए, मतलब कंजक्शन चाहिए। तो लिखा हुआ ईच स्कूल हैज इट्स वन सेट ऑफ रूल्स। प्रत्येक स्कूल, जितने भी स्कूल है, सभी का अपना अपना नियम है और सभी अच्छे छात्र उन नियम को फॉलो करना चाहिए। तो और होगा तो एंड नहीं आएगा। एंड का काम होता है दो पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ना। एंड का काम है दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ना, एंड का काम है। जबकि बट का काम है उल्टा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ेगा, ये बट का काम है, बट का काम होता है। और तो या के अर्थ में होता है किसी एक को अपनाना, सो रिजल्ट पैदा करता है, सो रिजल्ट पैदा करता है, इसलिए सो रिजल्ट पैदा करता है। वह गरीब है इसलिए कार नहीं खरीद सकता है, वो सो रिजल्ट पैदा करेगा। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग हॉलीडे, काफी दिन छुट्टी के पश्चात लौटने पर। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग हॉलीडे मतलब कर लंबे छुट्टी से लौटने पर। आई हैड टू विथ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत सारे काम को करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे काम को करना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब को ध्यान दें, कैच ऑन जो होते हैं वी पॉपुलर, लोकप्रिय होना। वी पॉपुलर मीन्स होते लोकप्रिय हो जाना, कैच ऑन लोकप्रिय होना। कैच अप विथ होता है, कैच अप विथ शेष बचे काम को करना। तो यहाँ विथ पहले से लिखा हुआ है और यहाँ कैच अप भर देना है। तो कैच अप विथ होते शेष बचे काम को करना, कैच अप विथ कहलाता है। शेष बचे काम को करना कैच अप विथ कहलाएगा, या बराबरी करना, इसी का मतलब कैच अप विथ बराबरी करना या शेष बचे काम को करना। मेकअप माने होते भरपाई करना या क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। मेकअप क्षति पूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। पूर्ति में ऐसे नहीं होगा, ऐसे टील ऐसे लगेगा। कैच ऑन लोकप्रिय होना, कैच अप विथ बराबरी करना या शेष बचे काम को पूरा करना। मेकअप होते क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना मतलब भरपाई करना। और टेक अप मतलब होते हैं अपनाना, टेक अप हाथ में लेना, टेक अप होते हैं, टेक अप। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द बॉयज, ओनली वन ऑफ द बॉयज उन लड़कों में से एकमात्र। तो ओनली वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन, वन ऑफ द प्लस प्लुरल नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर। या फिर ओनली वन ऑफ भी क्यों ना रहे, ओनली वन ऑफ रहे तब भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द बॉयज हैज नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे, करा उनमें से एकमात्र लड़का, एकमात्र कल दिए गए होमवर्क को पूरा नहीं किया। उनमें से एकमात्र लड़का जो था, जो दिए गए होमवर्क था उसे पूरा नहीं किया। आंसर आपका हैज हो जाएगा।